जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स कोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अकाउंटेंसी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का 5वां वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान तथा एक शब्द में उत्तर, इन प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सत्य सत्य और जोड़ी मिलाओ मैच द कॉलम को हम कवर करने वाले। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो एमपी बोर्ड से कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं। दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, तथा वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सत्य सत्य के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है? तो दोस्तों, ये सत्य है, क्योंकि साझेदार व्यवसाय के स्वामी होते हैं और व्यवसाय के स्वामी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब व्यापार के लिए आंतरिक दायित्व होता है। तो पहला होगा सत्य। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदार पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होता है? तो दोस्तों, ये असत्य होगा, क्योंकि साझेदारी सल्लेख के अभाव में ना साझेदार के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आरएन पर ब्याज लिया जाएगा, ना ही वेतन, ना कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य है? तो दोस्तों, यह असत्य हो जाएगा। साझेदारी सल्लेख बनाना हम जानते हैं कि ऐच्छिक होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते, पांचवा, साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है? तो दोस्तों, ये भी असत्य है, लिखित मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। आइए दोस्तों, व्यक्तियों के समुदाय संस्था या संघ साझेदार बन सकते हैं? तो दोस्तों, व्यक्तियों के समुदाय, संघ या संस्था साझेदार बिल्कुल नहीं बन सकते, असत्य हो जाएगा। केवल व्यक्ति ही फर्म का साझेदार बन सकता है। अगला प्रश्न लेते दोस्तों, और 7वां प्रश्न है, साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है? दोस्तों, ये भी असत्य है, बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकता है। 8वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कि साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, सभी कर सकते हैं, या उनकी ओर से कितने भी कर सकते हैं। तो 8वां सत्य हो जाएगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है? तो दोस्तों, ये सत्य है। 10वां प्रश्न दोस्तों, साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है? तो दोस्तों, ये भी सत्य है। साझेदारों के बीच में जो समझौता हुआ बच्चों, उसमें यदि परिवर्तन कर देंगे तो उसको साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न लेते हैं। ख्याति पर अवक्शन लगाया जाता है, या फिर अवक्शन को ह्रास भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों, ख्याति पर ह्रास या अवक्शन नहीं लगाया जाता है, इसका मतलब 11वां असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 12वां प्रश्न है, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है? तो दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि त्याग के बराबर प्राप्ति हमेशा 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 ही रहना चाहिए, तो यह सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 13वां प्रश्न है, सभी साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है? तो यह सत्य है। आइए दोस्तों 14वां प्रश्न लेते, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है? तो दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा। हम जानते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति एवं दायित्व के परिवर्तन पर बनाते हैं, मूल्य में परिवर्तन पर। तो 14वां प्रश्न असत्य है। 15वां प्रश्न, एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलेखित कर देती है? तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, 15वां प्रश्न सत्य हो जाएगा। 16वां है कि पुनर्मूल्यांकन खाता एक वास्तविक खाता है? तो दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है, वास्तविक खाता नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है? तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है।
18वां प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होने पर खोला जाता है। हाँ दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होने पर ही खोला जाता है, इसलिए सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 19वां प्रश्न लेते हैं, साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की राशि को पुराने व नए साझेदारों के मध्य बांटा जाता है। ओहो, क्या कह रहा है, साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की राशि को पुराने और नए नहीं, केवल पुराने साझेदारों में बांटा जाता है, नया साझेदार लेके आता है, असत्य हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों 20वां प्रश्न है, ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों ये जो रिटायरमेंट साझेदार का ख्याति की राशि पर अधिकार होता है, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 21वां प्रश्न हम लेते हैं आज की वीडियो का, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता है, असत्य हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य होता है। ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की इच्छा से सेवानिवृत्त या निवृत्त हो सकता है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। 23वां प्रश्न है दोस्तों, सेवानिवृत्त ऑब्लिक मृत साझेदार को राशि का भुगतान एक मुश्त या किस्तों पर ब्याज सहित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सत्य है 23वां प्रश्न। 24वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। फर्म का विघटन का मतलब सभी साझेदारों के बीच में संबंध टूट जाना, तो ये सत्य हो जाएगा, तो फिर साझेदारी बचेगी ही नहीं। 25वां प्रश्न दोस्तों, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है। नहीं दोस्तों, हमने बताया है इसको याद रखने की ट्रिक कि 13वीं जो मनुष्य के जीवन में एक ही बार मनाते हैं और जन्मदिन तो कई बार मनाते हैं। तो दोस्तों पुनर्मूल्यांकन खाता जन्मदिन है, तो वसूली खाता 13वीं है, तो इसका मतलब कई बार नहीं, एक ही बार बनेगी, असत्य हो जाएगा 25वां प्रश्न। 26वां प्रश्न दोस्तों, फर्म के विघटन पर लेनदारों को किया गया भुगतान वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। वसूली खाता नाम मात्र का खाता है और उसके डेबिट में भुगतान लिखा जाएगा लेनदारों का। 27वां प्रश्न, फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है। नहीं दोस्तों, फर्म यदि समाप्त होगी तो वह वसूली खाता बनाते हैं, चिट्ठा नहीं बनाते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकश को बैंक खाते में हस्तांतरित करते हैं, मतलब दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नहीं दोस्तों, बैंक अधिविकश को हम वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बैंक अधिविकश बाह्य दायित्व होता है, असत्य हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त राशि या रकम वसूली खाते में दर्शाई जाती है, तो सत्य है दोस्तों। ये वसूली खाता फर्म के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। नहीं दोस्तों, पुनर्गठन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, यह सत्य हो जाएगा। फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम बाहरी दायित्व का भुगतान किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य दोस्तों, सबसे पहले बाह्य दायित्व का भुगतान होगा। 32वां प्रश्न, वसूली खाता वास्तविक प्रकृति का खाता है। नहीं दोस्तों, ये भी नाम मात्र का खाता है, असत्य हो जाएगा। 33वां प्रश्न लेते दोस्तों, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों ये असत्य है, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर है। 34वां प्रश्न लेते दोस्तों, फर्म के विघटन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, तो फर्म के विघटन पर पुनर्मूल्यांकन नहीं दोस्तों, हम वसूली खाता बनाते हैं। अरे दोस्तों 35वां प्रश्न है, अंश के समर्पण का अधिकार अंशधारी का होता है, तो सत्य दोस्तों ये। 36वां प्रश्न है, समतांशधारी को लाभ होने पर लाभांश देना अनिवार्य है। नहीं दोस्तों, हमने पढ़ रखा है कि समतांशधारी को लाभ होने पर भी लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता है, सत्य हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, तो दोस्तों ये प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, सत्य हो जाएगा। 38वां प्रश्न है दोस्तों, और वो है पूंजी संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। पूंजी संचय तो पूंजीगत लाभ, दोस्तों आपको वर्ड ही पूंजी और पूंजी मिल रहा है, सत्य हो जाएगा। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, तो बिल्कुल है, सत्य कहा, निजी कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता, ये प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता सार्वजनिक कंपनी को होती है। आइए दोस्तों 40वां प्रश्न, अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है। नहीं दोस्तों, अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग नहीं है,
आइए दोस्तों 41वां प्रश्न है, कंपनी में अंशधारी का दायित्व असीमित होता है। तो दोस्तों ये सत्य है, प्राय असीमित ही होता है। 42वां प्रश्न है, अंश प्रीमियम पूंजीगत लाभ है। तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा। 43वां प्रश्न, एक सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना अंश का आवंटन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये भी सत्य है। सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी अंश का आवंटन चालू कर सकती है वो। आइए दोस्तों 44वां प्रश्न है हमारा, कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंश का निर्गमन कर सकती है। तो नहीं दोस्तों, अधिकृत पूंजी कंपनी की सबसे अधिक पूंजी होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको कहते हैं, और इससे कोई भी कंपनी इससे ज्यादा नहीं तो अंश का इश्यू करवा सकती है। तो असत्य हो जाएगा ये। 45वां प्रश्न दोस्तों, अंश की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है। तो कोई बात नहीं, की जा सकती है दोस्तों। समतांश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। नहीं दोस्तों, समतांश पर नहीं, पूर्वाधिकार अंश पर होती है। तो यह सत्य हो जाएगा। 47वां प्रश्न, प्रदत्त पूंजी आवेदित पूंजी से अधिक हो सकती है। तो हो सकती है दोस्तों, जब अति अभिदान की स्थिति में अति अभिदान होता है उस समय जो प्रदत्त पूंजी आवेदित पूंजी से अधिक हो सकती है। फिर दोस्तों 48वां प्रश्न है, ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं। तो गलत है दोस्तों, ऋण पत्रधारी को ऋण पत्रधारी कहेंगे, लेनदार कहेंगे, कंपनी का अंशधारी क्यों कहेंगे। 49वां प्रश्न, ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। नहीं दोस्तों, ये लेनदार होते हैं, अंशधारी होते हैं स्वामी। 49वां प्रश्न भी असत्य है। 50वां प्रश्न है, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं। नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, नेचर के नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होते, दीर्घकालीन होते हैं। इसका मतलब यह सत्य हो जाएगा। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। 51वां प्रश्न दोस्तों तो बिल्कुल सत्य है। बंधक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें निर्गमित करने के लिए कंपनी अपनी कोई प्रतिभूति या संपत्ति को ऋण पत्रधारी के पास गिरवी रखती है। दोस्तों यहाँ पे आधा सत्य का हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। 52वां प्रश्न है, ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है। तो नहीं दोस्तों, स्वामित्व पूंजी का नहीं, है ऋण का हिस्सा है। असत्य हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। 54वां प्रश्न है, ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से लाभांश मिलता है। ये भी सत्य है दोस्तों। 55वां प्रश्न है, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ये भी सत्य है, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार ही होते हैं। 56वां प्रश्न, स्थायी ऋण पत्र को अशोधनीय ऋण पत्रों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। 57वां प्रश्न है, कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी कर सकती है। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, रोकड़ के बदले भी कर सकती है और अन्य प्रतिफल के बदले में भी। मतलब दोस्तों, यदि रोकड़ के अलावा कोई संपत्ति या किसी चीज को खरीदने के लिए करती है तो उसको रोकड़ के अतिरिक्त कहलाता है। तो 57वां सही है। 58वां प्रश्न दोस्तों, कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल है। ये भी सत्य है। 59वां प्रश्न, लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांट सकते हैं। नहीं दोस्तों, लाभांश का भुगतान पूंजी में से नहीं बांट सकते हैं। 60वां प्रश्न है, कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यह असत्य है, कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को दर्शाया जाता है। 61वां प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय विवरण में लाभ हानि विवरण और स्थिति विवरण दोनों को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही है। 62वां प्रश्न है, चालू कार्य को चल संपत्ति शीर्षक में दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये भी सत्य है। 63वां प्रश्न है, पेटेंट तथा व्यापार चिन्ह मतलब ट्रेडमार्क चालू संपत्ति है। नहीं दोस्तों, ये स्थायी संपत्ति है। असत्य हो जाएगा। 64वां प्रश्न है दोस्तों, चिट्ठा एक प्रकार का खाता होता है। तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। चिट्ठा एक प्रकार का खाता नहीं है, चिट्ठा एक स्टेटमेंट मतलब विवरण पत्र होता है। 65वां प्रश्न है दोस्तों, कि ख्याति एक प्रकार की संपत्ति होती है। तो दोस्तों ख्याति एक प्रकार की संपत्ति है। 66वां प्रश्न है दोस्तों, चालू दायित्व का निपटारा 12 माह के अंदर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चालू दायित्व की डेफिनेशन ही है कि जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के भीतर करना हो चालू दायित्व कहलाते हैं। 67वां प्रश्न है, ऐसी संपत्तियां जो 1 वर्ष के दौरान नगद राशि में परिवर्तित की जा सकती है चालू संपत्ति कहलाती है। ये भी सत्य दोस्तों। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरण की कमी है। तो वही दोस्तों, गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना की जाती है वित्तीय विवरण में, ये उसका दोष है। सत्य हो जाएगा।
69वां प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण दो वित्तीय विवरण के मध्य संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सत्य है। 70वां प्रश्न है, स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी होगी, तो स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी नहीं होती है दोस्तों। 70वां प्रश्न सत्य हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, औसत वसूली अवधि में कमी देनदारों से शीघ्र वसूली को दर्शाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। 72वां प्रश्न है, ऊंचा स्टॉक आवर्त अनुपात व्यवसाय के लिए सदैव अच्छा नहीं माना जाता है, माने या गहरा माना जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर 73वां प्रश्न है दोस्तों, 72वां सत्य। 73वां, वार्षिक अवक्षयन मतलब ह्रास गैर रोकड़ मद है, तो सत्य है। रोकड़ मद नहीं, गैर रोकड़ मद है। आइए दोस्तों 74वां प्रश्न लेते हैं हम। चालू दायित्व में वृद्धि को संचालन क्रिया में जोड़ा जाता है, तो चालू दायित्व में वृद्धि को संचालन क्रिया में बिल्कुल जोड़ा जाता है, सत्य हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द का आशय रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से होता है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ दीर्घकालीन शब्द लिखने से ये असत्य हो गया, ये अल्पकालीन चाहिए था वहां पे। अल्पकालीन प्रतिभूतियों से होता है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य से, तो ये असत्य हो जाएगा दीर्घकालीन लिखने से। आइए दोस्तों 74वां प्रश्न है, आयकर का भुगतान एक संचालन क्रिया है, तो दोस्तों आयकर का भुगतान संचालन क्रिया है दोस्तों, सत्य हो जाएगा। मूल्यह्रास रोकड़ मद है, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। 77वां प्रश्न, साझेदारी फर्म का व्यवसाय का संचालन एक साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, कितने भी कर सकते हैं, सत्य हो जाएगा। 79वां प्रश्न है दोस्तों, लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही कहा गया। लेखांकन प्रमाण 26 में इसका उल्लेख है, सत्य है। 80वां प्रश्न दोस्तों, फर्म की ख्याति का मूल्य व्यवसाय के स्थान के अनुसार प्रभावित होता है, तो दोस्तों बिल्कुल आपका व्यवसाय अच्छे स्थान पर होगा तो ज्यादा ख्याति, और थोड़े अंदर में आपकी दुकान होगी तो कम ख्याति। 80वां प्रश्न सत्य हो जाएगा। 81वां प्रश्न, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदारी का विघटन संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदार अपने समझौते के द्वारा भी विघटन कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप है उसके, तो असत्य हो जाएगा। 82वां प्रश्न दोस्तों, समता अंशधारी को कंपनी के सभी मामलों में मतदान करने का अधिकार होता है, तो बिल्कुल सही है, वही तो वास्तविक मालिक होते हैं। 83वां प्रश्न है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, तो दोस्तों उसकी विशेषता ही है, सत्य है ये। 84वां प्रश्न है दोस्तों, अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है। हाँ दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, सत्य है ये। 85वां प्रश्न है दोस्तों, पूंजी का वो भाग जो समापन के समय मांगा जब गया है, आरक्षित पूंजी माने संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आरक्षित पूंजी संचित या रिजर्व कैपिटल कहलाता है। 86वां प्रश्न, तो अंश के हरण के पूर्व सूचना देना बिल्कुल अनिवार्य है, सत्य हो जाएगा। 87वां प्रश्न, ख्याति एक प्रकार की चल संपत्ति होती है, तो दोस्तों ये ख्याति चल नहीं है, स्थायी संपत्ति होती है, असत्य हो जाएगा। 88वां प्रश्न, कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के चिट्ठे तो सिर्फ लंबवत प्रारूप दिया गया है। हाँ सर, वर्टिकल प्रारूप में लंबवत प्रारूप ही दिया गया है, तो सत्य हो जाएगा। फिर 89वां प्रश्न, उच्च संचालन अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है। नहीं दोस्तों, संचालन अनुपात कम होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए, यह सत्य हो जाएगा। 90वां प्रश्न, लाभांश का भुगतान एक वित्तीय क्रियाएं है। 90वां प्रश्न, लाभांश का भुगतान वित्तीय क्रिया है, सत्य है दोस्तों। 91वां प्रश्न, अंश के निर्गमन से रोकड़ का बहिर्वाह होता है, माने अंश का निर्गमन करेंगे तो रोकड़ बाहर जाएगी क्या बच्चों? नहीं दोस्तों, रोकड़ तो कंपनी में आएंगी, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। 92वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बहिर्वाह का मतलब है व्यवसाय से रोकड़ बाहर जाना, और अंतर्वाह या फिर स्रोत का मतलब है रोकड़ का आना, तो अंश का निर्गमन, ऋण पत्र का निर्गमन, ये अंतर्वाह है। 92वां प्रश्न लेते दोस्तों, अपलिखित की गई ख्याति विनियोग क्रिया में दर्शाते हैं। नहीं दोस्तों, असत्य हो जाएगा ये। 93वां प्रश्न, चालू वर्ष में प्रस्तावित लाभांश को वित्तीय क्रियाओं में दर्शाते हैं, तो दोस्तों ये भी असत्य है। 94वां प्रश्न, ऋण पत्र का शोधन प्रीमियम पर किया जा सकता है, तो दोस्तों किया जा सकता है। 95वां प्रश्न दोस्तों, अंश के बट्टे पर निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हम अंश का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते, मानिए सत्य हो जाएगा। 96वां प्रश्न, अंश हरण और अंश का समर्पण एक ही है। नहीं दोस्तों, उसमें अंतर है, अंश का हरण और
उसका अंश का समर्पण। जिन लोगों ने मेरा थ्योरी का वीडियो नहीं देखा दोस्तों कंपनी का और साझेदारी का, वो मैंने आधे आधे घंटे के 2 वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और थ्योरी के वीडियो को भी वॉच कीजिए। आपका जो नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा दोस्तों। हमारा मकसद ही छात्रों तक सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी और पहुंचाना है दोस्तों, और कॉन्सेप्ट के साथ पहुंचाना है दोस्तों, ताकि आपका अच्छे से अच्छे आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम। 97वां प्रश्न है, साझेदारों के ऋण खाते को वसूली खाते में हस्तांतरित करते नहीं दोस्तों, ऋण खाते को तुम बैंक या रोकड़ खाते में ट्रांसफर करते, असत्य हो जाएगा। 98वां प्रश्न है, त्याग अनुपात के बराबर प्राप्ति अनुपात हमेशा होना चाहिए। हाँ, क्या बात कह दी, ये तो होना ही चाहिए, त्याग और प्राप्ति हमेशा। 99वां प्रश्न है, साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, सत्य कह रहा है, अच्छे कह दोस्तों। 100वां प्रश्न दोस्तों, कोई भी साझेदार न्यूनतम लाभ प्राप्त करने की गारंटी प्राप्त कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है, सत्य है। 101वां प्रश्न और आज की वीडियो का सत्य असत्य का अंतिम प्रश्न, एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी कर सकती है, असत्य हो जाएगा दोस्तों, नहीं कर सकती, ये तो आपका सार्वजनिक कंपनी कर सकती है। तो आइए दोस्तों हम आगे सही जोड़ी को लेते, इंपॉर्टेंट 4 सही जोड़ी को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। आप इसको वीडियो को देखिए और इसको नोट्स बनाइए दोस्तों, और अपने अच्छे से अच्छे अंक आप दोस्तों कवर कीजिए। आपने यदि पूरे 5 वीडियो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के देख लिए तो दोस्तों आपके 32 अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 1-2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाहर भी आएंगे तो, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो तो उस नॉलेज के आधार पर आप उसको बिल्कुल सही कर पाओगे। आइए दोस्तों पहली जोड़ी है, इधर ए साइड है उधर बी साइड है। तो पहला दोस्तों अंश पूंजी में कमी, अंश पूंजी में कमी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अंश पूंजी में कमी। हमें ये ढूंढना है इधर क्या है, तो ये रोकड़ अंतर्वाह है दोस्तों, मतलब अंश पूंजी यदि कम हो रही तो रोकड़ अंतर्वाह हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका लेनदारों में कमी होगी, तो लेनदारों में कमी, तो ये हो जाएगा दोस्तों वित्तीय क्रिया। फिर दोस्तों तीसरा है आपका वार्षिक अवक्षयन, वार्षिक अवक्षयन, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपकी वार्षिक गैर नकद मद। फिर है दोस्तों चौथा है स्थायी संपत्ति में वृद्धि यदि होती है दोस्तों तो विनियोग क्रिया कहलाएगी वो, मतलब बी। और फिर दोस्तों ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त जो राशि होती है दोस्तों, ये 5वें का आपका हो जाएगा दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति होगी। और फिर ऋण पत्र के निर्गमन पर अधिकतम कटौती 10%, और 7वां दोस्तों संचालन क्रिया, उसका सी हो जाएगा शीघ्र रोकड़ में परिवर्तनीय योग्य। तो फिर से ध्यान दीजिए, पहले का जी, दूसरे का दोस्तों डी, तीसरे का ये, चौथे का बी, 5वें का एफ, 6वें का ई और 7वें का सी। आइए दोस्तों अगली जोड़ी लेते हैं। केवल व्यक्ति ही क्या हो सकता है, तो केवल व्यक्ति साझेदार बन सकता है, मतलब पहले का सी हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा है कि त्यागी साझेदार, तो त्यागी साझेदार क्षतिपूर्ति, ई हो जाएगा दोस्तों दूसरे का। फिर है तीसरा है साझेदार का ऋण खाता खोलना, तो तीसरे का हो जाएगा दोस्तों साझेदार का ऋण खाता खोलना, जी हो जाएगा जब नगद भुगतान ना हो, नगद भुगतान यदि नहीं किया गया तो ऋण खाता खोलना पड़ेगा। चौथा है दोस्तों फर्म का दायित्व, तो दोस्तों फर्म का दायित्व होगा माने फर्म का बाह्य दायित्व, तो बाह्य दायित्व होगा बैंक से ऋण, तो ए हो जाएगा। 5वां दोस्तों अंशहरण पर जब्त राशि, अंशहरण पर जब्त राशि दोस्तों हम अंशहरण खाते में स्थानांतरित करते तो हो जाएगा बी अंशहरण खाता। आइए दोस्तों फिर है आपका 6वां अंशपत्रधारी, तो अंशपत्रधारी इस कंपनी के स्वामी होते हैं दोस्तों, उसका एफ हो जाएगा। और दोस्तों 7वां है ऋण पत्रों पर जो प्रीमियम दोस्तों पूंजीगत लाभ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों पहले का हो जाएगा आपका सी, दूसरे का ई, तीसरे का दोस्तों तीसरे का जी हो जाएगा जब नगद भुगतान न हो, और चौथे का ए हो जाएगा दोस्तों बैंक से ऋण, और फिर 5वें का बी, और 6वें का एफ एस, और 7वें का डी दोस्तों। आइए दोस्तों तीसरी जोड़ी लेते हैं ऋण पत्र धारक, तो ऋण पत्र धारक दोस्तों कंपनी के ऋणदाता होते हैं, तो सी।
दूसरा पुनर्मूल्यांकन पर हानि, तो दोस्तों इसका हो जाएगा पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। फिर एफ हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा, समान लाभालाभ अनुपात कब बांटते हैं दोस्तों, तो समान लाभ अनुपात साझेदारी सल्लेख के अभाव में बांटते हैं, तो एफ हो जाएगा। फिर है दोस्तों आपका चौथा, साझेदार का ऋण, तो साझेदार के ऋण आंतरिक दायित्व होता है, तो बी हो जाएगा। और पांचवा है नए साझेदार का प्रवेश, तो नए साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदार का त्याग हो जाएगा दोस्तों। फिर और फिर डी हो जाएगा लास्ट वाले का कि भाई अंश पत्रधारी क्या होते हैं, तो कंपनी के माने स्वामी होते हैं अंश पत्रधारी। तो पहले का सी, दूसरे का दोस्तों ई, तीसरे का एफ, चौथे का बी हो जाएगा, पांचवे का दोस्तों ये हो जाएगा और छठवें का डी। आइए दोस्तों लास्ट जोड़ी लेते हैं, स्थायी संपत्ति का विक्रय, तो दोस्तों इसका हो जाएगा गैर संचालन आय, मतलब सी। दूसरा है स्थायी संपत्ति का विक्रय गैर संचालन आय, और दूसरा संचालन क्रिया में शामिल है, तो दोस्तों संचालन क्रिया में शामिल है आय अर्जित करने वाली मुख्य क्रिया, तो डी हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों विनियोग क्रिया में शामिल है, तो तीसरे का हो जाएगा दोस्तों ई, दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय विक्रय। और फिर दोस्तों आपका चौथा है रोकड़ बैंक में, तो ये हो जाएगा दोस्तों रोकड़ तुल्य एफ। और फिर दोस्तों पांचवा है ऋण पत्रधारी, तो इसका ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता, जी हो जाएगा दोस्तों। और फिर छठवा है आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज के लिए गुणनफल विधि, बी हो जाएगा। और फिर बचा है दोस्तों आपका द्रव्यता अनुपात, तो ये पहला बचा है अल्पकालीन ऋण शोधन। तो आइए दोस्तों इसका पहले का हो जाएगा सी, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा दोस्तों डी, तीसरे का हो जाएगा दोस्तों ई, और चौथे का एफ, और पांचवे का हो जाएगा दोस्तों जी, छठवें का हो जाएगा दोस्तों बी गुणनफल विधि, और लास्ट वाले का सातवें का हो जाएगा ए अल्पकालीन ऋण शोधन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 2 अंक वाले प्रश्नों का जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कवर करेंगे, जल्दी 1-2 दिन में इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।